साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। ये प्रश्न संग्रह आपके जो प्रीवियस एग्जाम हुआ यानी कि 2017 में जो सीबीटी 2 मेंस हुआ था रेलवे का, उससे प्रीवियस ईयर से संबंधित सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यानी कि उस समय जो करंट अफेयर आई थी उससे संबंधित करंट अफेयर इस बार क्या आ सकती है, वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अपडेटेड ये वीडियो है, सीधे ऐसे के ऐसे प्रश्न ही आपको आपके सीबीटी 2 में देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी लोगों के 45 नंबर आ रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो 45 प्लस नंबर वालों का भी यहाँ पर चांस है सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि 7 गुना, लगभग 7 लाख लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, 20 गुना लोगों को यहाँ पर सीबीटी 2 में बुलाया जा रहा है। तो इस बार बहुत से कम लोगों ने एग्जाम भी दिया, क्योंकि कोरोना टाइम पर एग्जाम हुआ था, इस वजह से बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाए थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनते हैं कि 45 प्लस वाले लोगों को यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए 2017 का ये जो सीबीटी 2 का शिफ्ट 1 है उस पेपर को सॉल्व करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए थे और वर्तमान में वे प्रश्न किस तरह से बन करके आ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ही पूछे गए थे 2017 वाले पेपर में, लेकिन उस समय अध्यक्ष कोई और था और अब अध्यक्ष कोई और है। तो हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। के कस्तूरी रंगन, जी सतीश रेड्डी, के सिवान या फिर बिपिन चंद्रा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो के सिवान है वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। इसरो का पूरा रूप क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 1958 में आपकी जो है डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी। ये दोनों आपके दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके वर्तमान के प्रमुख कौन है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। सीबीटी 2 में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैडवर का क्या अर्थ होता है? सीधा यही प्रश्न पूछा गया था 2017 में कि कैडवर का क्या अर्थ होता है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला जीवित मानव, शरीर विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला मृत मानव शरीर, चिकित्सक की दृष्टि से जीवित व्यक्ति या फिर पुनर्जीवित मानव शरीर। बताइए कैडवर का क्या अर्थ होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि शरीर विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मृत मानव शरीर होता है उसको हम कैडवर कहते हैं। देखिए कुछ लोग जैसे कि उनकी मृत्यु होती है तो पहले से ही अपना जो है शरीर दान कर देते हैं किसी भी कॉलेज के लिए कि हमारा जो है शरीर इस कॉलेज में दान कर दिया जाएगा हमारे मृत्यु के बाद में, जिससे कि वहाँ के जो छात्र हैं उनको सही जानकारी मिल सके मानव शरीर के बारे में। तो उस शरीर को जो है कैडवर कहते हैं। मृत्यु के बाद में जब उस शरीर का इस्तेमाल हम लोग जो है यहाँ पर परीक्षण के लिए करते हैं या फिर मतलब पढ़ने के लिए जो है विद्यार्थी करते हैं, तो उसको हम कैडवर नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2021 कौन से क्रम का मनाया गया? 2017 में यही प्रश्न आया था कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कौन से क्रम का है। तो इस बार हम देखेंगे कि 2021 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस है। माफ कीजिएगा। 70वां स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 72वां स्वतंत्रता दिवस है या फिर 73वां स्वतंत्रता दिवस है। बताइए कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष 2021 को मनाया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस कौन से क्रम का मनाया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस था और जो 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को मनाया गया था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दोनों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, या तो स्वतंत्रता दिवस का क्रम पूछा जा सकता है या फिर गणतंत्र दिवस का क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी 1947 में मिली थी, आपको पता है, और भारत 1950 में गणतंत्र हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पुदुचेरी के उपराज्यपाल पूछे गए थे उस समय, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुदुचेरी के वर्तमान नए उपराज्यपाल कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल सुंदरई राजन, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी नजीब जंग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं।
इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? सही आंसर है ए, यानी कि तमिल सुंदरई राजन जो हैं वो वर्तमान में पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं, नए राज्यपाल बनाए गए हैं। जितने भी नए राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपडेट करते रहना। हमने नवंबर तक अपडेटेड वीडियो जो है मुख्यमंत्रियों की डाल दी है, आप जा करके देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की अपडेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर करके एक इसमें जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल के अंदर, वहाँ पर जा करके आप नवंबर 2021 तक के जो है अपडेटेड जो है मुख्यमंत्रियों की सूची वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथन क्या है? कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो पाइथन क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर एक कंपाइलर है। आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि जो पाइथन है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे पूछी गई तो C++, ठीक है, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में जो गूगल है, आपका गूगल क्रोम है, ये सब जो सर्च इंजन होते हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम में जाने से पहले। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आते रहें। अगर आपको लगातार CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम देखने को मिल सके। चलिए, इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री RBI का गवर्नर रह चुका है? नीलम संजीव रेड्डी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो RBI के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं? सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह सही आंसर है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर रह चुके हैं, भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तीनों में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको पता है, ये निर्विरोध जो है चुने गए राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी आपको पता है, मेरी 51 कविताएं जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, ठीक है। चलिए, और भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये भी आपको याद रखना है। शिमला समझौता के वक्त जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो शिमला समझौता के वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है? सीधा यही प्रश्न 2017 के CBT 2 में पूछा गया था कि अभी हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो 2021 में अगर यह प्रश्न बनेगा तो सीधे सीधे बनेगा कि वर्ष 2021 में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है। सही आंसर है इसका सी, यानी कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, लगातार 4 वर्षों से जो है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, ठीक है। सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की भोपाल जो है वो सबसे स्वच्छ राजधानी है देश में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रदूषित शहर पटना है, जो कि बिहार में स्थित है। वर्तमान समय में भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है तेजस, ऑप्शन सी है मेट्टापालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, ऑप्शन नंबर डी है भिंड कोटा पैसेंजर। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये प्रश्न सीधे बना था आपके NTPC CBT 2 में। सही आंसर है सी, यानी कि मेट्टापालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है वो सबसे धीमी चलने वाली वर्तमान में भारत की ट्रेन है, और ये जो है हिमालयी पर्वत क्षेत्र पर चलती है। वहाँ पर आपको जो है मतलब वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको जो है भ्रमण कराने के लिए, हिमालय का भ्रमण कराने के लिए वहाँ पर इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे चलती है। अब प्रश्न क्या बन सकता है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, यह प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण 2021 की थीम क्या थी? उस समय भी पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण 2016 की थीम क्या है, क्योंकि 2017 में एग्जाम हुआ था, 2016 वाला पूछा था, 2022 में एग्जाम होगा तो 2021 का पूछेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ऑप्शन सी है सेव द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी है सेव द वाटर। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सी है? यह प्रश्न भी सीधे सीधे बन करके आया था। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है चंडीगढ़। आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी जो है वो आपकी चंडीगढ़ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, उर्दू या फिर हिंदी? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि संस्कृत में लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से और कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए अगर भारत का राष्ट्रीय गीत यहाँ पर पूछ लिया, वंदे मातरम अगर पूछ लिया, तो राष्ट्रीय गान भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी ने राष्ट्रीय गान को लिखा है। अब आपसे यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। यह प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो गया संस्कृत में लिखा गया है इसको। ठीक है, चलिए। और जो अशोक का स्तंभ है जिस पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा बनारस के पास उत्तर प्रदेश में सारनाथ में जो है वो अशोक स्तंभ स्थित है, जहाँ से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त या फिर राष्ट्रपति? आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? सही आंसर है डी, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत के जो भी काम होते हैं विदेशों में, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, भले ही राष्ट्रपति काठ का पुतला है या फिर रबर स्टाम्प है, लेकिन सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, बाकी सारे डिसीजन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। ये सब तो चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब आज का प्रश्न यही है कि आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम देखने को मिल सके। आपका नाम उसमें दिया जाएगा किस किसने यहाँ पर कमेंट किया है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? 2017 में कौन से पूछे गए थे? तो 2017 में 2020 ओलंपिक के बारे में पूछा गया था, जो कि टोक्यो में आयोजित किए गए थे। तो इस बार 2022 में एग्जाम हो रहा है, तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। पेरिस में, टोक्यो में, जकार्ता में या फिर सिंगापुर में? आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि पेरिस में आयोजित किए जाएंगे 2024 के ओलंपिक। ठीक है, 2020 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 के ओलंपिक जो है यहाँ पर आयोजित किए गए थे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीगें निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो होम रूल लीग के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी सहायक इकाई थी होम रूल लीग? मुस्लिम लीग की सहायक इकाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, ब्रिटिश राज की थी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो आपकी होम रूल लीगें हैं, उन होम रूल लीगें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक समिति के रूप में कार्य करती थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसमें बंगाल का कारभार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देखा जा रहा था, और बाकी पूरे देश में एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आपको याद रखना है। और अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। देखिए कहीं कहीं पर आपको यजुर्वेद भी मिल सकता है, लेकिन रेलवे ने पिछली बार अथर्ववेद को ही सही आंसर माना है। ठीक है, इसलिए रेलवे के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका अथर्ववेद ही होगा। अब अथर्ववेद से ये प्रश्न जरूर बनता है कि जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। एक प्रश्न और बनेगा कि वेद त्रयी में या फिर त्रिवेद में इनमें से कौन सा जो है वेद नहीं आता है? प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिवेद में कौन सा वेद नहीं आता है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये तीनों मिलकर के त्रिवेद कहलाते हैं, लेकिन अथर्ववेद को त्रिवेद में शामिल नहीं किया जाता है, या फिर वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और सामवेद में जो है वो आपकी गाना वगैरह जो सॉन्ग वगैरह होते हैं उनके बारे में, संगीत के बारे में सामवेद में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हबल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, खगोलकी से या फिर हवा के दबाव से? सही आंसर इसका सी, यानी कि खगोलकी से संबंधित है हबल का नियम, खगोलकी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खगोल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। खगोल विज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न रेलवे के एनटीपीसी 1 में पूछा गया। देखिए एनटीपीसी 1 के सारे क्वेश्चन आपको रिपीट कर लेने हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 2017 में हुआ था उसको पूरा याद कर लेना है, देख लेना है। साथ ही साथ में उससे संबंधित जो करंट अफेयर अब बनेगी उसको आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करके चलते हैं तो निश्चित ही सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय रहेगा। ठीक है ना। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाती है। आपको बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। रेलवे करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा कवर करती है।
अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित जी सेट 18 मूलतः कैसा उपग्रह है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, मौसम विज्ञान उपग्रह है, संचार उपग्रह है या फिर पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है? सही आंसर है सी, यानी कि जो जी सेट 18 है वो एक संचार उपग्रह है। एजुसेट जो था वो भी एक संचार उपग्रह था। तो ये सारे उपग्रह समय समय पर संचार के लिए भेजे जाते रहते हैं, जैसे कि आपको 4G 5G 3G वगैरह ये सब मिलती रहती है। अपडेट करने के लिए संचार उपग्रहों को यहाँ पर भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीपीय जिला बन गया है, कहाँ पर स्थित है माजुली द्वीप? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। सही आंसर इसका डी, यानी कि असम में स्थित है माजुली द्वीप। अब देखिए, माजुली द्वीप आपके लिए महत्वपूर्ण है। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप जो है वो स्थित है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा, नदी द्वीप अगर पूछा जाता है तो वो आपका माजुली है। केवल द्वीप अगर पूछा जाता है तो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो भी आपका असम में ही स्थित है, वो भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। और उमानंद द्वीप जो है उसे कहा जाता है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है वो हमने आपको बता दिया कि जो आपका माजुली है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय पूरे पैराग्राफ का एक साथ चयन करने के लिए माउस को क्या करेंगे? मतलब माउस को ऑप्शन नंबर ए है सिंगल क्लिक करते हैं, माउस को डबल क्लिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिपल क्लिक करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि माउस को ट्रिपल क्लिक करेंगे अगर एक बार में ही हम पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर चयन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ट्रिपल क्लिक करेंगे माउस को, जिससे कि एक बार में ही एमएस वर्ल्ड में पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील का है? ऑप्शन नंबर ए है नेमार, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है मार्कोस रेजो, ऑप्शन नंबर डी है बाइचुंग भूटिया। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि जो नेमार हैं वो ब्राजील के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल जो है वो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी लियोनेल मेसी के बारे में बताते हैं। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, और इन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था पिछली बार जो वर्ल्ड कप आपका हुआ था, ठीक है। बाइचुंग भूटिया भारत के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परम शून्य ताप को दर्शाता है, यानी कि परम शून्य ताप इनमें से कौन सा है? शून्य से 273 डिग्री कम, शून्य से 295 डिग्री कम, शून्य से 300 डिग्री कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। फिजिक्स का यह प्रश्न है, सही आंसर है ए, यानी कि शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम जो तापमान होता है उसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मिनिकॉय, ऑप्शन बी है कवारती, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन नंबर डी है अमीनी। आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी, यानी कि जो नील द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप में स्थित नहीं है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो लगभग 32 द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जा सकता है, तो कावारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की एक यूटी है लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना, कावारती वहाँ की राजधानी है। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है भारत में? झारखंड में, तेलंगाना में, राजस्थान में, या फिर गुजरात में? आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि गुजरात में स्थित है धौलावीरा, जिसे अभी हाल ही में 40वें जो है स्थल के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। बाकी बात करते हैं तो तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है इसको भी अभी हाल ही में 39 के रूप में शामिल किया गया है। 39वां जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। पिछली बार ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ऐसे ही बन करके आपके एग्जाम में आए थे, और हम इसको अपडेट करके ले आए हैं। करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज के प्रश्न है, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में रेलवे के लिए जो है वीडियो समय समय पर आती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।